हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एनालिसिस एंड सोल्यूशन ऑफ टेस्ट सीरीज। ये हमारी टेस्ट सीरीज 7 है फॉर एक्ट एंड रूल। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आरटीओ एग्जामिनेशन एज यू नो। यहाँ पे हमने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और उसके साथ अमेंडमेंट के क्वेश्चंस भी रखे हुए थे, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी आपको फॉर्मेट पता है कि हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे स्टार परफॉर्मर हैं जिनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, कितना मार्क्स उन्होंने स्कोर किया है आउट ऑफ 50, ये आप देख सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे ही स्कोर करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आपका फाइनल एग्ज़ाम ना आ जाए, और फाइनल एग्ज़ाम में भी आप इससे अच्छा स्कोर करें और फाइनली सिलेक्शन लें। यहाँ पे कुछ फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जिनके मार्क्स अच्छे हैं। टोटल 11 फीमेल कैंडिडेट ही थी, तो सबका मार्क्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। सारी पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाती है, आपको लिंक भी मिलता है टेस्ट सीरीज का। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि टेस्ट सीरीज कैसे अटेंड करें, तो भाई साहब हर संडे को टेस्ट सीरीज होती है और आपको लिंक यहीं पे मिलता है 9 PM को, मतलब 9 PM रात में टेस्ट सीरीज होती है आपकी। ये ग्रुप है जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. सबसे पहले बात करते हैं कि कितने लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक डाटा है, यहाँ पे पहले से मैंने लिख दिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो आप देख लेना कि आप किस एग्जाम से बिलोंग करते हो और आपके कैटेगरी में कितने लोगों ने टेस्ट में अपीयर किया हुआ है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ये क्वालिफिकेशन का डाटा है, ये भी आप देख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती नहीं है, बस एक प्रेडिक्शन है। कैटेगरी की हम बात करें तो ये कैटेगरी का डाटा है, ये भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। स्टैटिक्स पहले से मेंशन कर दी गई हैं। जेंडर की बात करें तो जेंडर तो एज यूजुअल आपको पता ही है, पहले ही मैंने बता दिया 11 फीमेल है, बाकी सारे मेल हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या एवरेज मार्किंग है, मैक्सिमम कितने लोगों ने स्कोर किया है, और मेरे हिसाब से जो ऑब्जर्वेशन होता है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एवरेज मार्किंग है, बट मेरा ऑब्जर्वेशन कुछ चार्ट में होता है। ये वीडियो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, चार्ट दिखाने से पहले। इस वीडियो में आप अपने रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो, बेसिकली आपने कितना मार्क स्कोर किया है। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो दिख रहा होगा, ये नंबर ऑफ काउंट दिखा रहा है कैंडिडेट का। ये मार्क्स दिखा रहा है कि किस मार्क्स पे कितने कैंडिडेट हैं। आपके जितने मार्क्स हैं उसके इधर के जितने कैंडिडेट हैं वो आपसे आगे हैं, तो सिंपली आप ऐड कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपका रैंक क्या है। हाँ, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि बहुत सारे कैंडिडेट सेम स्कोर किए हुए, सेम मार्क्स स्कोर किए। ये इसलिए क्योंकि मैं नेगेटिव मार्किंग कंसीडर नहीं कर पाता हूँ। इसलिए नहीं कर पाता हूँ कि उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है, हर जगह हर क्वेश्चन का आंसर ऐड करना पड़ता है एक्सेल सीट में, तो ये एक बहुत ही टीडियस जॉब होती है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो भी मैं मार्क्स बताता हूँ आप सभी को पता ही है, हर बार ये विदाउट नेगेटिव मार्किंग होती है। आप अपने मार्क्स को नेगेटिव मार्किंग के साथ कैलकुलेट कर लेना कि आपने कितने गलत किए हैं, कितने सही किए हैं, उसके हिसाब से आपका नेगेटिव मार्किंग क्या होता है। और ये बेसिकली चार्ट है जो मैं बार बार आपको दिखाता हूँ और कहता हूँ कि जो ये ब्लैक साइड है, ब्लैक साइड से आप इस साइड लेफ्ट साइड आने की कोशिश करिए। तो ये हमारी एक्सेलेंट की कैटेगरी है 45 to 50। ये हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की कैटेगरी है, ये हमारी एक्सेलेंट की कैटेगरी है, ये हमारी वेरी गुड की कैटेगरी है, ये हमारी गुड की कैटेगरी है। तो इन सब कैटेगरी के लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी आप लोग से भी यही उम्मीद की जाती है कि आप लोग भी अच्छे परफॉर्म करोगे। और अगर आपके पास ये एक्सक्यूज़ है कि आपने पढ़ के एग्जाम नहीं दिया है, नेक्स्ट टाइम पढ़ के दे लोगे, तो मैं बार बार कहता हूँ भैया ऐसा एक्सक्यूज़ मत रखो, एक बार पढ़ के दे लो, टेस्ट कर लो खुद को कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया है, इसको पॉज करके आप देख सकते हो कि कौन से मार्क्स में किस कैटेगरी में आप फॉल करते हो। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सेल वेट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऑप्शन की वजह से कुछ लोगों ने गलत किया। अगर यही वाला ऑप्शन मैं फर्स्ट पे रख देता ना, तो ये जो यहाँ पे 34% लोगों ने सही किया, ये कुछ होता 70% के आसपास, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन होता लोग पढ़ते उतना ध्यान देते नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपने डिफिनीशन पढ़ी है बट ध्यान से नहीं पढ़ी है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको आप छोड़ देते हो। आपको ध्यान रखना होता है कि एक्सेल वेट, जो एक्सेल पे व्हील लगे हुए हैं, वो जितना वेट वियर कर रहे हैं वो होता है, बट वो स्टैटिक कंडीशन में होता है। इसलिए देखा होगा आपने, जब कभी भी मेजरमेंट होता है तो व्हीकल चल नहीं रही होती है, रुकी हुई होती है। अगर चलेगी भाई तो उसके एक्सेलरेशन की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, उसका वेट जितना नहीं होगा उससे कहीं वेट मशीन, वेइंग मशीन बताएगी। तो आपको पता भी होगा, आप वेइंग मशीन पे सिंपली खड़े हो जाओ या थोड़ा सा अपने बॉडी को मूव करो, वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये डिफिनीशन आपको याद रखनी, ये नहीं, नियर अबाउट सारी डिफिनीशन आपको ढंग से पढ़नी है और याद रखनी है। टूरिस्ट व्हीकल किस कैटेगरी में आती है, ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है और मैक्सिमम लोगों ने इसको सही किया। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे लग नहीं रहा था कि इतने सारे लोगों ने सही किया है, बट आप स्मार्ट हो गए हो
तो किस कैटेगरी में आती है? कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की कैटेगरी में आती है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या तो डिस्टेंस के हिसाब से करते हैं या फिर फेयर के हिसाब से करते हैं। चलो भैया कन्याकुमारी से कश्मीर छोड़ देना, इतना पैसे ले लेना, या फिर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उस हिसाब से हम फेयर तय करते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके बीच में और जो भी ओनर है व्हीकल का उसके बीच में, तो इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। स्टेज कैरेज जो गवर्नमेंट बसेज होती हैं जो एक जगह से जाती रहती हैं, कोई भी बीच में चढ़ रहा है उतर रहा है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज होते हैं उनमें ऐसा अलाउ नहीं होता है कि कोई भी बीच में चढ़े उतरे, हर जगह हर स्टेशन पे हर जगह वो ड्रॉप करते हुए जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें नहीं होती हैं, ये उनके परमिट में नहीं आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सर्विस व्हीकल। इसको भी काफ़ी सारे लोगों ने सही किया। बहुत अच्छी बात है यार कि इस टाइप के ऑप्शन को अक्सर लोग सेलेक्ट नहीं करते, कहते हैं यार जितना दिया है उनमें से कोई तो होना ही चाहिए, नॉन ऑफ तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सही है, बट अच्छी बात है आप लोगों ने इसको सही किया है, काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है। तो पहले आप ये जान लो कि पब्लिक सर्विस व्हीकल किसे कहते किसे हैं। ये भी डिफिनीशन में मेंशन है कि जो भी व्हीकल हायर एंड रेंट पे यूज की जाती हैं टू कैरी द पैसेंजर, उसे हम पब्लिक सर्विस व्हीकल कहते हैं। और यहाँ पे जिन व्हीकल्स का नाम दिया गया है सारे इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, तो ये सारी कैसी हैं? पब्लिक सर्विस व्हीकल ही हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि पब्लिक सर्विस व्हीकल कौन सी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव। इंफॉर्मेशन यूज फॉर गाइडेंस, यहाँ पे देखो थोड़ा सा जो ऑप्शन है उसको बहुत ही स्मार्टली मैनिपुलेट किया गया है। मैक्सिमम लोगों ने इसको इसलिए सही किया है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन है, तो उनको लगा कि वाह ये तो मैचिंग है, जब मैचिंग है तो मैचिंग कर देते हैं, तो मैचिंग कर दिया काफ़ी सारे लोगों ने इसको। हाँ, बट जो लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने सही भी किया है, काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है इसको। अब यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट आपको चूज़ केवल एक ही ऑप्शन करना है। एक ऑप्शन करना है तो ट्रैफिक साइन जो होता है इन सभी को इंक्लूड कर लेता है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है? ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब वो व्हीकल जो भाड़े पे चलती हैं, तो ये सारी व्हीकल किस कैटेगरी में आती हैं? ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए यहाँ पे भी जो ऑप्शन है नन ऑफ द एबव है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विराट कोहली हिट द रणवीर व्हीकल, रणवीर सिंह व्हीकल को ये हिट कर देते हैं, यहाँ पे दीपिका को चोट आ जाती है, दीपिका सीवियरली इंजर्ड हो जाती हैं। कौन है? इनकी वाइफ है। अब पॉसिबिलिटी है कि दीपिका इनकी वाइफ नहीं हो, कोई दूसरा रोड यूजर हो, तो भी वो लाइबल होता है, उसको भी कंपनसेट किया जाता है। रोड कोई भी यूज कर रहा हो, अगर एक्सीडेंट होता है, किसी को चोट आती है, किसी का डेथ होता है, तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि दो कार जा रही हैं और दो कार आपस में अगर कोलिजन करती हैं तो इन दो कार में जो लोग सवार हैं या इनका जो नुकसान है इंश्योरेंस में केवल वही कवर होता है। जो रोड यूजर होते हैं, दूसरे रोड यूजर होते हैं, वो भी इंश्योरेंस में कवर होते हैं। तो सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दीपिका मैडम को कितने पैसे दिए जाएंगे, तो कितने पैसे दिए जाएंगे? काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है, बट जितने लोगों ने सही किया है उतने ही लोगों ने गलत भी किया है। इसको गलत क्यों किया भाई? गलत इसलिए किया कि थोड़ी सा यहाँ पे हिट एंड रन केस वाला डिफरेंस आ गया। आप ध्यान रखो यहाँ पे नाम मेंशन है भाई, किसने एक्सीडेंट किया है? विराट कोहली ने, सबको पता है विराट कोहली ने किया है, तो हिट एंड रन का केस ही नहीं बनता ना। हिट एंड रन का केस तो तब बनेगा जब एक्सीडेंट करने वाला फरार है, पता ही नहीं है, कोई बॉडी पड़ी हुई है रोड पे, ये नहीं पता किसने एक्सीडेंट किया, उस केस में हिट एंड रन का केस लगता है। अभी तो पता है विराट कोहली ने किया है, तो कितने पैसे मिलेंगे इनको भाई? 2.5 लाख। अगर ये पता है कि एक्सीडेंट करने वाला कितना है तो इंजरी के 2.5 लाख और डेड हो गए तो 5 लाख। अगर ये नहीं पता है कि किसने एक्सीडेंट किए हैं तो इंजरी के कितने मिलेंगे? 50,000 और डेड हो गए तो कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपीज। ये 4 केस हैं, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में किसी न किसी तरीके से ट्विस्ट करके पूछ लिए जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये रणवीर कपूर और रणवीर कपूर विराट कोहली की दुश्मनी, क्या दुश्मनी रहेगी ना यार, एक्स का चक्कर है ये भाई साहब, एक्स थे तो फिर ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि इन्हीं को उड़ा देते हैं, बट इनके चक्कर में ये उड़ गई, कोई नहीं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ पर्सन ट्रैवलिंग विदाउट पास ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई कितनी फाइन लगाई जाएगी उन पे? बहुत ही सिंपल, ये फाइन, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फाइन हैं इस पे मैंने एक नहीं 2-3 सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, नियर अबाउट वहाँ पे सारी फाइन कवर है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, और इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको ऐड भी कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी फॉर्मेट में आपसे पूछी जाएंगी, सारी फाइन आपको याद रहनी चाहिए, और खास करके इस टाइप की फाइन जो बहुत ही फ्रिक्वेंट है, तो वो तो आपको याद रखना ही रखना है। मैक्सिमम फाइन अमाउंट टू ड्राइविंग द व्हीकल विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल चला रहे हो भैया तो कितना लगेगा? यहाँ पे पहले सेक्शन, कौन से सेक्शन का वायलेशन आप कर रहे हो? सेक्शन 181, जिसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप सेक्शन 3-4 को वायलेट करते हो तो आपके ऊपर 5,000 रुपीज़
फाइन लगाई जाएगी। तो ये चीज़ें आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। डेफिनेटली जो क्वेश्चन देता हूँ मैं, मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तभी देता हूँ। मिनिमम एज टू ड्राइव द मोटर व्हीकल इन पब्लिक प्लेस। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ है। वो कन्फ्यूजन बस इसलिए हुआ है क्योंकि अपने चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ा है। और ये क्वेश्चन जो है ना, कई सारे फंडामेंटल को एक में ट्विस्ट करके बनाया गया है। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मोटर व्हीकल किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट, तब आपको समझ में आएगा। आपको पता है, आप मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सभी को पता होगा कि 16 ईयर वाला भी चला सकता है, 18 ईयर वाला भी चला सकता है। अब आपको कन्फ्यूज़न क्या हुई होगी कि यार ये मोटर व्हीकल चलाने के लिए तो एज 18 ही होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर 18 पे करते हैं, इसलिए मोटर व्हीकल भी चलाएंगे। जो 16 पे चलाते हैं विदाउट गियर 50 सीसी वाले, उसे भी मोटर व्हीकल ही कहते हैं। जब मोटर व्हीकल का डिफिनीशन देखोगे तो मोटर व्हीकल का डिफिनीशन है कि कोई भी व्हीकल जो 25 सीसी से ऊपर की होती है उसे हम मोटर व्हीकल में कंसीडर करते हैं। अगर वो मैकेनिकली प्रोपेल्ड है, उसमें कोई इंजन है, कोई पावर सप्लाई सिस्टम है जिससे वो चलती है, तो उसे हम किस में कंसीडर करते हैं, मोटर व्हीकल में कंसीडर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो एज होगी मिनिमम, इन जनरल हम कहें तो वो कितना होगी, 16 होगी। काफ़ी सारे लोगों ने 18 किया है, वो इसी डाउट की वजह से किया होगा 18, उनको क्लियर नहीं हुआ होगा कि मोटर व्हीकल किसे कहते हैं। तो मोटर व्हीकल का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए कि मोटर व्हीकल हम बेसिकली कहते किसे हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि मोटर व्हीकल किसे कहते हैं तो डिफिनीशन मेंशन है आपके सेक्शन 2 के सबसेक्शन 28 में, एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटर कार। अगेन मोटर कार किसे कहते हैं ये आप तभी बता पाओगे जब आपको मोटर कार की डिफिनीशन पता होगी। तो अगेन ये डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है। मोटर कार किसे कहते हैं, डिफिनीशन जो मेंशन किया गया है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 26 में, किसमें, सेक्शन 2 के सबसेक्शन 26 में आप पढ़ोगे तो वहां पे मेंशन किया गया है कि कोई भी व्हीकल को हम मोटर कार कह सकते हैं, एक्सेप्ट देन सम व्हीकल वहां पे मेंशन है लाइक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओमनी बस, रोड रोलर, मोटरसाइकिल, इस टाइप के व्हीकल वहां पे मेंशन है। तो उनको छोड़ के बाकी सारी व्हीकल को हम क्या कह सकते हैं, मोटर कार कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटर कार। तो ये तो है नहीं मोटर कार, क्योंकि कहा है कि मोटर कार, इनको छोड़ के कहेंगे, ये भी नहीं है मोटर कार, तो ये बेसिकली किस में आएंगी, मोटर कार में आएंगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये सिंपल क्वेश्चन है, स्टिल मैंने इसको इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है कि मुझे 2-3 लोगों ने इंडिविजुअली मैसेज किया कि सर ये चेंज हो गया है, बट आपके पीडीएफ में ये देखो भाई, पुरानी जो पीडीएफ है जिसमें मैंने केवल मोटर व्हीकल एक्ट कंसीडर किया, इसीलिए मैं कहता हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट पढ़िए, उसके साथ आप मोटर व्हीकल एक्ट का जो अमेंडमेंट है 2019 का वो भी पढ़िए। तो जो चेंजेज होंगे आपको ये भी पता रहेगा, क्या पहले था क्या चेंज हुआ ये भी पता रहेगा। तो सारा जो रिस्क होता है ना एग्जाम में कि क्या आपसे पूछा जाएगा वो खत्म हो जाता है। हालांकि चांसेस कम होते हैं कि इतना डीपली आपसे पूछा जाए कि किसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ, बट स्टिल आपको दोनों जानना चाहिए सेपरेटली। और जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो अमेंडमेंट के साथ है वही आपको बताना है। तो ये कितना हो गया, 5 ईयर। अगर यही व्हीकल डेंजरस गुड्स के साथ है तो उसका कितना हो जाएगा, 3 ईयर। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इंटेंसली दिया है, मुझे पता था कि 90% लोग इसको सही करेंगे, सबको पता होगा, बट कुछ लोग स्टिल गलत कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अमेंडमेंट सीरीज नहीं देखा हुआ है। तो आप देखिए भैया अमेंडमेंट सीरीज। द इनवैलिड कैरेज, जिसको भी सही किया उसे हम कहते हैं एडॉप्टेड व्हीकल। ठीक है, मिनिमम एज टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल 20 ईयर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए काफी सारे लोगों ने सही किया। और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं क्यों 30 मार्क खा बनूं, आपको टफ क्वेश्चन दूं, आपको डाइवर्ट करूं अपने स्टडी से कि अरे आपको तो इतना डीप में पढ़ना है। चूंकि जिस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे उसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि इस टाइप की चीजें को आपको पढ़ना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया था और मैं भी कहता हूं कि इंपॉर्टेंट है। पहले भी कई बार मैंने कहा था कि ये तो आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स ही है। तो ये गोल्डन आवर जो है ना, ये मुझे फिर से लगता है किसी न किसी फॉर्मेट में घुमा के आपसे पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे पूछा गया है आपसे। और काफ़ी सारे लोगों ने इसको सही जवाब दिया है, क्योंकि आपको पता है कई बार मैंने भी इसको स्टार मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, अगर कोई क्राइम जुवेनाइल से होता है तो यहाँ पे बहुत ही हार्ड एक्शन लिया जाएगा भाई। ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, सेक्शन 199A, जहाँ पे मेंशन किया गया है आपके रजिस्ट्रेशन, आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। 3 साल तक जो गार्जियन है जुवेनाइल का उसको जेल हो सकती है। फाइन 25,000 रुपीज़ की लगाई जाएगी। और जो जुवेनाइल जिसने ये कांड किया, जिसने एक्सीडेंट किया बेसिकली, उसको 25 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं।
कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है तो सब आपको याद रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नो एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन शैल बी इंटाइटल अनलेस इट मेड, कब तक करना पड़ेगा भैया आपको? 6 महीने के अंदर करना पड़ता है, नहीं तो फिर आप देखो आपका काम देखिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू चैलेंज, अब ट्रिब्यूनल की बात करें, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट ट्रिब्यूनल की हम बात करें, और उसी का यहाँ पे हाई कोर्ट में होता है, और चूंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट का है इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 लाख रुपया तक है अगर कंपनसेशन तो आप चैलेंज कर सकते हो, उससे कम रहे तो आपको देना पड़ेगा, चैलेंज करने का चांस नहीं मिलेगा। ये नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड है, कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका काम क्या होता है, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा? जब आप देखोगे सेक्शन 215B, ठीक है, तो वहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया है इनके बारे में, तो आप एक बार पढ़ लेना। मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये भी क्वेश्चन बस इसीलिए डाला गया है कि स्टिल इसमें कुछ लोगों को डाउट है। कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, एजुकेशन को ओमिट कर दिया गया है। एजुकेशन की जगह पे आपके पास ट्रेनिंग होना चाहिए, जिस व्हीकल को आप ड्राइव करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी के व्हीकल को, उसी कैटेगरी के व्हीकल का ट्रेनिंग आपने लिया है तो आपको मिल जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया था, इसको मैंने बस इसलिए डाला हुआ है ताकि पता चले कि जो क्वेश्चन थे इसके पहले जो एक्ट एंड रूल का आपका एग्जाम हुआ है जीपीएससी एमबीआई का, उसको आपने किया है कि नहीं किया है। अगर आप दूसरे स्टेट से हो तो भी आपको वो करना चाहिए। इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंडेड फॉर द थर्ड ऑफेंस इन ड्रंक एंड ड्राइव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रिक्वेंटली होता रहता है। तो ड्रंक एंड ड्राइव के केस में क्या होगा, सेक्शन आपको देखना है 185 को आपने वॉलेट किया हुआ है। जब 185 को वॉलेट करोगे तो आपको 2 साल की सजा होगी, और फाइन वाइन यहाँ पे है, सब पढ़ लेना आप, ऑलरेडी पढ़ाया गया है डिटेल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ड्रिंक एंड ड्राइव का क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिकली ये देखा जाता है, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी अल्कोहल है, तो ये देखा जाएगा कि किस अमाउंट को एक्सीड कर लेगा, ताकि पता चल जाएगा कि भाई साहब ने कुछ एक्स्ट्रा डोज लिया हुआ है। डोज मतलब इंजेक्शन से नहीं लिया हुआ है, बोतल का डोज आता है इसका, तो सीसी लिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली मेंशन है, ये आपको याद रखना है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 30 mg पर 100 ml। आपको पढ़ना है तो आप अगेन सेम सेक्शन जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे, सेक्शन 185, उसमें मेंशन है। पेनल्टी फॉर ओवर स्पीडिंग, अगर आपको पेनल्टी लगाई जाती है ओवर स्पीडिंग का सेक्शन बात कर रहे हैं हम 183 का अमेंडमेंट देख लेना आप। डिफरेंट कैटेगरी के व्हीकल पे डिफरेंट है, और यहाँ पे रेंज है इसलिए मैंने रेंज मेंशन किया है। ये क्वेश्चन तब भी सही होता अगर हम फाइन पे 1500 मेंशन कर देता, 1700 मेंशन कर देता, क्योंकि ये 1000 से लेके 2000 है। मिनिमम 1000 फाइन लगाई जाएगी, मैक्सिमम 2000 लगाई जाएगी, इसके रेंज में कुछ भी लगाया जा सकता है, ऐसा व्यवस्था है। इसीलिए कहा जाएगा कि देखो भाई, अगर तुम मान जाते हो 500 रुपया अगर इधर देते हो चढ़ावे में, तो हम तुम्हारे ऊपर फाइन लगाएंगे 1000 रुपया, तुम्हारा टोटल बनता है 1500 रुपया। इस तरीके से 1500 रुपया फाइन दे के भी तुम 500 रुपये के फायदे में रहोगे। अगर ये 500 रुपये चढ़ावा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर फाइन लगाऊंगा 2000 रुपये। इस तरीके से 2000 रुपये फाइन दे के तुम 500 रुपये के घाटे में रहोगे। तो ये सारा मैथ लगा के आप अपना काम चलाते हो विटामिन एम वाला। नेक्स्ट जो है, अ लर्नर लाइसेंस यूज्ड शैल बी इफेक्टिव। लर्नर लाइसेंस, अगेन लर्नर लाइसेंस जो होता है पूरी इंडिया में वैलिड होता है, ठीक है, और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें पूरी इंडिया में वैलिड होती हैं, व्हीकल रजिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आलिया भट्ट जी आ गई। आलिया भट्ट का मैंने नाम यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि मैंने देखा यार उसका लोग बहुत मजाक बनाते हैं ना, जीके उसका बहुत खराब है, तो मैं सोचा तुम्हें भी याद दिला दूँ। तुम कहोगे जीके से और ड्राइविंग लाइसेंस से क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है, बस तुमने नाम सुन के खुश हो गए, तुम वही लेना देना था कि तुम्हारा माइंड रिफ्रेश हो जाए, और कुछ लेना देना है नहीं इसका, ठीक है। अब रिफ्रेश तो हो गए, बट गलतियां बहुत सारे लोगों ने किया है यार। निगेटिव मार्क क्यों लेना भाई आलिया भट्ट के नाम पे, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? मैंने इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है यार, कि कितने एज में आपको क्या ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो उसकी वैलिडिटी कितने एज तक रहेगी या कितने साल तक रहेगी, डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप गलती ना करो इसलिए फिर से आपको बता देता हूँ। अगर आपकी एज 30 साल से कम है, कितने से भैया, 30 साल से कम है, और यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपकी एज जब तक 40 ईयर हो जाती है तब तक वैलिड रहेगा। कब तक? 40 ईयर। मतलब अगर आपको 25 पे मिलता है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी हो जाएगी भाई? 15 साल, ठीक है। अगर आपको 20 पे मिल जाता है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी हो जाएगी? 40 ईयर। तो एक केस हो गई। अगर आपने 30 साल हो गया है या 30 साल से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब ये कि आप 30 से 50 के बीच वाले हो, कितने? 30 से 50 के बीच वाले हो, इस केस में आपके लाइसेंस की वैलिडिटी होगी 10 ईयर की। कितने की भाई? 10 ईयर की।
अब ये देखो 30 से 50 वाला है, मतलब 35 साल, 10 ईयर की वैलिडिटी कब तक रहेगी, 45 ईयर तक। तो सिंपल है, काफ़ी सारे लोग ग्रुप में भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्यों कर रहे थे पता नहीं। एक और लेयर इसमें आती है, अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर हो गई है, 50 साल आपने क्रॉस कर लिया है, 55 से कम है, उस टाइम पे आपको लाइसेंस इशू होता है, तो 5 साल के लिए होगा, उसके बाद वो 5 साल के लिए होता रहेगा। तो ये 3 लेयर है, तीनों लेयर आप ध्यान रखना। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बॉलीवुड आ गया और यहाँ पे आ गए सलमान खान। अब सलमान खान ड्राइविंग करेंगे तो डेफिनेटली इन्होंने तो ठीक है भाई, किसी को चोट लगाई है, मारा तो नहीं है, चोट लगा दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि ड्राइविंग लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड। किस सेक्शन की बात करें भाई, ये बात कर रहे हैं सेक्शन 21 की। सेक्शन 21 में वॉयलेशन की बात किया जाता है सेक्शन 184 का, और यहाँ पे प्रोविजन है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस का सस्पेंशन होगा वो मिनिमम 6 मंथ का होगा। कितना का होगा, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम कितने का होगा, ये मैक्सिमम होगा ये 12 मंथ या फिर 1 ईयर, ठीक है। तो ये मिनिमम टू मैक्सिमम है, इसके बीच में होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन देखो इससे कम है तो ये वाला नहीं हो सकता। ये ऑप्शन देखो इससे ज़्यादा है, 12 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, तो ये भी नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कौन सा ऑप्शन है, ये है। कुछ लोग खुशी के मारे पागल होके इसको भी कर दे, भैया एग्जाम है, ठीक है, मजाक के लिए मैंने दिया, बट इधर सही ऑप्शन भी इसमें तो ढूंढ लेते कुछ भी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द स्टेट रजिस्टर। क्या रिकॉर्डेड नहीं होता है, काफ़ी सारे लोगों ने 95% लोगों ने सही किया है। बिल्कुल आपके प्रोफेशन से कुछ भी लेना देना उनको नहीं होता है। हु इज एथोराइज टू चेंज द मिनिमम एजुकेशन ऑफ कंडक्टर। ये सब होता है स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में, कंडक्टर का जो लाइसेंस उससे रिलेटेड जो रूल बनाना होता है। मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क 1 मंथ का होता है, एक्सटेंडेबल नहीं होता है, बट डेफिनेटली देयर इज प्रोवाइडेड सम सर्कमस्टांसेज, ये एक्सटेंड किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई ऐसी गाड़ी बन रही है जहाँ पे टेम्पररी लाइसेंस इशू किया गया है, बस उसकी बॉडी बनाने में टाइम लगता है, असेंबलिंग में या कुछ भी ऐसा, तो उस केस में इसको एक्सटेंड किया जाता है। अब पेट्रोल व्हीकल कन्वर्टेड इनटू सीएनजी व्हीकल शैल बी परमिटेड अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट। किस सेक्शन में परमिट किया गया है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 52 के, जो अल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल की बात करता है फॉर द इनोवेशन। बॉडी में चेंजेज नहीं करना है, इंजन में चेंजेज करना है, जिससे व्हीकल की एफिशिएंसी बढ़े, पोल्यूशन कम हो, न कि बढ़ जाए। अब व्हीकल रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 53 कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शन, मतलब सस्पेंड किया गया है सेक्शन 53 के अंडर में, और आप घूम रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि अरे सस्पेंड है तो सस्पेंड है, क्या चलता है चलता है, ठीक है। मतलब आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया है, कुछ भी ऐसे किया है जिसकी वजह से सस्पेंड हुआ है, तो अगर आप 6 महीना कुछ नहीं करते हो भैया, तो आपके जो व्हीकल है उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक्शन लेना रहता है। अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इशू इन वन स्टेट वैलिड इन ऑल ओवर इंडिया। हु हैज अथॉरिटी टू स्पेसिफाई द डिफरेंट एज ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ गैस व्हीकल्स। मतलब व्हीकल की एज कौन डिफाइन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। हमने ग्रीन टैक्स की बात किया हुआ है, हमने स्क्रैपेज पॉलिसी की बात किया हुआ है, तो किसके जुरिडिक्शन में आता है एज डिफाइन करना व्हीकल का, सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में। वैलिडिटी ऑफ परमिट एक्सेप्ट देन द टेम्पररी परमिट कितने साल की होती है, 5 ईयर की होती है, टेम्पररी की 1 मंथ की होती है, ऑलरेडी हमने देख लिया। द होल्डर ऑफ परमिट में विथ द परमिशन ऑफ, किसके परमिशन से भैया, अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उसको ग्रांट किया है उसके परमिशन से। सेम नेचर की व्हीकल है तो अपनी परमिट को क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसफर या रिप्लेस करवा सकते हैं। व्हीकल कंट्रोल विद द लेफ्ट हैंड, व्हीकल कंट्रोल विद द लेफ्ट हैंड अलाउड। हमारे यहाँ पहले क्या है ये समझ लो आप, राइट हैंड है। कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड बनाया नहीं जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको कुछ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगाए जाते हैं जिससे आप ये बता पाओ कि ये जो है वो लेफ्ट हैंड कंट्रोल है, ताकि सबको पता चले। फिर आप कहोगे हमारे देश में क्यों नहीं बनता, इससे पहले मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है भाई। इसलिए नहीं बनता कि हमारे यहाँ का जो सिग्नलिंग सिस्टम है, जो रोड सिस्टम है, जो लॉज बनाए गए हैं, सारे राइट हैंड के हिसाब से बनाए गए हैं। तो आप कंफर्टेबल फील करोगे जब राइट हैंड व्हीकल चलाओगे। लेफ्ट हैंड चलाओगे, दुनिया से अलग बनना चाहोगे तो अलग ही बात है, बट डेफिनेटली आप लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इसको सही भी किया है। अ पर्सन एग्जम्प्टेड टू वियर द प्रोटेक्टिव हेड गियर, कौन होता है भाई, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए और टर्बन पहना हुआ होना चाहिए। अगर आप सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, टर्बन नहीं पहने हो, तो आपको हेलमेट लगाना पड़ेगा। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड, कौन करता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सिंपल क्वेश्चन है। इफ ओनर फेल टू रजिस्ट्रेशन, अगर ओनर फेल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, सेक्शन 192B पढ़ लेना आप लोग, तो डेफिनेटली उसको ये फाइन भरनी पड़ेगी 5 टाइम ऑफ रूल टैक्स,
यहाँ पे 2/3 नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे ये भैया 1/3 है, ठीक है। अगर 1/3 होता तो ये सही होता, 1/3 ऑफ लाइफ टाइम टैक्स LTT, या फिर ये रहेगा आपका 5 टाइम ऑफ रोड टैक्स। दोनों में से कोई सा एक आपको पे करना होगा। अगेन यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया शायद 2-3 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ यू आर ड्राइविंग द धूम 4 व्हीकल, मतलब धूम 4 की स्पीड से चला रहे हो आप, और जो नॉइस पोल्यूशन नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं मैनिपुलेट कर देते, चेंज कर देते हैं ना, आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है, साइलेंसर होता है, उसी को मॉडिफाई कर देते हो और अलग ही आवाज़ आ रही होती है, ऐसा लगता है कि एकदम उड़ रहे हैं। नहीं, उस केस में आप किस सेक्शन का वायलेशन करते हो? बेसिकली यू आर वायलेटिंग द सेक्शन 190 का जो सब सेक्शन 3 है, उसका भी जो सब क्लॉज बी है उसको आप वायलेट कर रहे होते भैया, नॉइस पोल्यूशन के बारे में है वो। और जब आप उसको वायलेट कर रहे होते तो डेफिनेटली सस्पेंशन तो बनता है, तो यहाँ पे सस्पेंशन होता है 3 मंथ का। नेक्स्ट जो है, द रजिस्टर्ड व्हीकल ड्रीम टू बी अनरजिस्टर्ड, जब आपका फिटनेस सर्टिफिकेट चला गया तो आपके व्हीकल अनरजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पे रजिस्टर्ड व्हीकल पे वो नहीं होती हैं, तो ये बेसिकली यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा, फाइन लगाई जाएगी, आपके व्हीकल को अनफिट मान लिया जाएगा। बट मोर अप्रोप्रिएट इज दिस। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपने अल्टर किया, फिर फिटनेस टेस्ट हुआ, फिर फिटनेस टेस्ट में वो व्हीकल फेल हो गई, तो अगेन यही वाली चीज़ आ जाएगी, यही वाली केस कि आपका फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा, और फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे ही कैंसिल होगा आपकी व्हीकल अनरजिस्टर्ड हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द इंश्योरेंस? कौन सा ट्रू है भाई? कैन ट्रांसफर, बिल्कुल ट्रांसफर किया जा सकता है, व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, उसी टाइम पे ये जो इंश्योरेंस है वो भी ट्रांसफर हो जाता है जिसके नाम से व्हीकल ट्रांसफर हुई है। हु इज नॉट एलिजिबल टू ज्वाइन द मेंबर? कौन इसमें नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, बाकी सारे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफेंस अंडर द सेक्शन, ये ऑलरेडी मेंशन है, ड्राइविंग एट द एक्सेसिव स्पीड, इसके अंडर में ऑफेंस होता है, तो 14 दिन के अंदर बताना होता है। ये बस बेसिकली इसलिए है क्योंकि जो अथॉरिटी होते हैं वो इसका मिसयूज ना करें। ऐसा नहीं कि 2 महीने बाद कोई पकड़ा गया, जब कुछ नहीं मिल रहा तो चलो यही लगा दो, सेक्शन 183 लगा दो इसके ऊपर। हु इज एथोराइज टू फिक्स द जुरिडिक्शन? कौन फिक्स करता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही सारा कुछ करती है ट्रिब्यूनल के बारे में। उनका जुरिडिक्शन एरिया क्या होगा, किसको अपॉइंट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, फंडिंग भी उनको यहीं से आती है। इन एनी थर्ड पार्टी क्लेम अगेंस्ट द इंश्योरर, कंपनी हैव राइट टू सेटल द केस। कंपनी के पास राइट होता है, केस को सेटल कर सकते हैं आपस में मिल बैठ के, बट जो थर्ड पार्टी है जिसका लॉस हुआ है उसके कंसल्टेशन के साथ, न कि केवल ओनर से मिली भगत करके अपना काम सेटल कर दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें जो थर्ड पार्टी है उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। व्हीकल एग्जम्प्टेड फ्रॉम द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट, ये डेफिनेटली सारे लोगों ने सही किया इसको। तो ये सारी व्हीकल्स हैं, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी की व्हीकल्स आती हैं, स्पेशल पर्पज के लिए यूज होती हैं, तो इनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। द व्हीकल ओनली कैन रन ऑन द पब्लिक रोड, जिसके पास न्यूमेटिक टायर लगा हुआ है, ये अभी के लिए रूल है, मे भी सरकार अगर चाहे तो इसको चेंज कर दे, इन फ्यूचर चेंज होगा तो आपको डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। हु कैन मेक द रूल रिगार्डिंग द VLT? कौन बना सकता है भाई? काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया था इस पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन ये नहीं होता है कि लॉ बनाना, लॉ बनाने का पावर होता है हमारे पार्लियामेंट के पास, किसी भी तरीके का। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि आप इस पर लॉ बनाओ या फिर आप ऐसा करो, गवर्नमेंट को डायरेक्शन देते हैं, फिर गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाती है। और जहाँ तक VLT की बात है, इससे रिलेटेड लॉ जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।